हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? राम राम सबको, राधे राधे। राधे राधे सबको, राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको, राम राम। दोस्तों, आपका जो पेपर सेकंड है ज्योग्राफी, उसके लिए इम्पोर्टेंट 1000 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन विद व्याख्या के साथ में मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी बच्चे अगर शिद्दत के साथ में पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से। और आपको पेपर जो फर्स्ट है उसकी क्लास भी देख लो, आपका शेड्यूल। जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है। हायर एजुकेशन सिस्टम में दो पार्ट है। एक पार्ट में आपकी शिक्षा व्यवस्था है, दूसरे पार्ट में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। यह आपकी रोज 6 बजे मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। पेपर सेकंड ज्योग्राफी 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 PM मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। और ये आपका जो चैनल है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर क्लास होगी। और यदि आप डिटेल से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं या करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, जिनका टारगेट नेट JRF है फॉर डिटेल कोर्स, तो वो अनअकैडमी पे मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्लस कोर्स रनिंग में है, तो आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए। उसमें रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है मित्रों। रेफरल कोड आप राजेंद्र 10 यूज कर सकते हैं। आपको फीस में अगर छूट चाहिए, 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जिन विद्यार्थियों का टारगेट ये है कि साहब नेट JRF दिसंबर वाला होना चाहिए हमारा, फिर ये अगला जून वाला टारगेट है, तो आप आराम से 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, जितना भी आप कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। रेफरल कोड मेरा राजेंद्र 10 है, वो लगाओ। पेपर वन में मैं 4 तारीख से क्लास आपकी शुरू कर रहा हूँ, 4 जुलाई से पेपर 1 में। और ज्योग्राफी का बैच मेरा चल रहा है, जिसमें मैं थोट शुरू करने वाला हूँ, डिटेल कोर्स है मेरा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज 1000 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट श्रृंखला में कुछ आपके सामने है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको हम लोग डिटेल के साथ में करेंगे और एक्सप्लेन के साथ में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप सामने क्वेश्चन है, शिद्दत के साथ में पढ़ना है और तरीकेबद्ध इनका आंसर आपको देना है। और क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बोल्बिया टिन उत्पादन के लिए विख्यात है। ब्राजील लोहा एक्स के उत्पादन के लिए विख्यात है। मैक्सिको चांदी के उत्पादन के लिए विख्यात है। पेरू नाइट्रेट के उत्पादन के लिए विख्यात है। अब आपको इनमें से जो देना है वो ये देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मित्रों, आपको याद होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा डी। सही आंसर डी होगा। पेरू आपके नाइट्रेट के उत्पादन के लिए विख्यात नहीं है। नाइट्रेट का उत्पादन याद रखना है, नाइट्रेट का उत्पादन चिली में होता है। याद रखना है, कहाँ पे होता है? चिली में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि नाइट्रेट के भंडार, सर्वाधिक भंडार की अगर मैं बात करूं तो भंडार इसके सबसे ज़्यादा है आटाकामा डेजर्ट में। आटाकामा डेजर्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। आटाकामा मरुस्थल में, आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। और ये बात उत्पादन की कर रहा है, ये बात उत्पादन की कर रहा है, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा चिली में होता है। और इसके जो भंडार हैं नाइट्रेट के, विश्व में सर्वाधिक भंडार आटाकामा के मरुस्थल में है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बोल्बिया टिन के उत्पादन के लिए विख्यात है। ब्राजील लोहा एक्स के उत्पादन के लिए विख्यात है, ब्राजील में लोहे के लिए। इताबीरा या मिनास ग्रास, इताबीरा या मिनास ग्रास, यहाँ से क्या निकलता है? लोहा निकलता है। मैक्सिको चांदी, चांदी के लिए मैक्सिको का ची हुआ है, ची हुआ। यहाँ से विश्व में सर्वाधिक चांदी निकलती है।
विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी मैक्सिको के चिहुआहुआ से निकलती है। इताबिरा मिनास गिरास ब्राज़ील से लोहा निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलबिया से आपको टिन निकलता है, ये भी आपको याद रखना है मित्रों। और पेरू जो आपका है, यहाँ से नाइट्रेट नहीं होता है, पेरू से होता है मित्रों। पेरू से सबसे ज़्यादा क्या होता है मित्रों, ये भी आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि भाई पेरू से क्या चीज़ निकलती है, तो आपको सही जवाब में आपको देना है पेरू से तांबा निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। पेरू से तांबा, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल निकलता है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ मात्रा में यहाँ से सोना भी निकलता है, कुछ मात्रा में क्या भी निकलता है, सोना। ये पेरू से उत्पादित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। बोलबिया से दक्षिणी अमेरिका में टिन का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा, विश्व में सर्वाधिक तांबा, सर्वाधिक तांबा चूंकी कमाता, चिली के चूंकी कमाता से होता है, चिली के चूंकी कमाता से, चूंकी कमाता, ये आपको याद रखना है। क्लियर है अब आपका। दूसरा सवाल आपके सामने आता है, पहला सवाल आपका मित्रों क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल आपका है डोनेटस, कुजनेटस, लंकाशायर और सार। अब आपको सुमेलित करना है कि कौन सा कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है। डोनेटस कहाँ पे है, कुजनेटस कहाँ पे है, लंकाशायर कहाँ पे है, सार कहाँ पे है, और देश दिया हुआ है जर्मनी है, यूके है, रूस है और आपका यूक्रेन है। तो मित्रों आपका इसमें अगर अपन बात करें तो डोनेटस जो आपका है वो यूक्रेन में है, कुजनेटस आपका रूस में पड़ता है, लंकाशायर आपका यूके में है, सार आपका जर्मनी में है। ये कोयला क्षेत्र है, आपको याद रखना है। इस क्रम में अगर मैं देखूं तो इसका सही आंसर होता है बी। ये पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, याद रखना है आपको। डोनेटस आपका यूक्रेन में है, कुजनेटस आपका रूस में है, लंकाशायर आपका यूके में है, सार आपका जर्मनी में है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों। तो इसका सही आंसर हुआ आपका बी। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है। चाइना का है, भारत का है, इंडोनेशिया का है, जापान का है। अगर इस प्रश्न के मैं उत्तर की बात करूं, लेटेस्ट रिपोर्ट को देखूं आपका, तो इसका सही आंसर होगा इन ऑप्शनों के अनुसार जापान। याद रखना है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है, तो इसका सही जवाब होगा जापान। जापान क्यों होगा, तो याद रखना है आपको। अगर मैं चाइना की बात करूं तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 22.18% वन आच्छादित कहाँ पे है, चाइना में है। अगर मैं इंडिया की बात करूं आपके सामने, तो इंडिया की बात करें तो मित्रों 23.56% इंडिया का है। इंडोनेशिया की अगर बात करें अपन तो 52.13% इंडोनेशिया का है। और जापान की बात करें दोस्तों तो जापान का 68.53% वन आच्छादित क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उच्चतम प्रतिशत की बात की अपन ने तो चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान, इनमें मैंने आपको सब बता दिया किसमें कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका है मेरे दोस्तों, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोटी से, मंडप से, पंबन से, रामेश्वर से। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, ऑप्शन आपके सामने है। धनुषकोटी से शुरू होता है, मंडप से शुरू होता है,
पम्बन से शुरू होता है, रामेश्वर से शुरू होता है। तो मित्रों अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर है ए, धनुषकोटि से राम सेतु शुरू होता है। कैसे शुरू होता है मित्रों, आपको याद रखना है, जो आपका राम सेतु जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है, राम सेतु की जो शुरुआत होती है जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है, तो राम सेतु की शुरुआत मेरे दोस्तों ये होती है धनुषकोटि से। पहली बात, धनुषकोटि से या कोटि से इसकी शुरुआत होती है, और इसका जो अंत होता है, राम सेतु का जो अंत होता है, अंत कहाँ जाकर इसका अंत होता है, तो याद रखना है। अब राम सेतु ये कहाँ है, तमिलनाडु के रामेश्वर के पास है, वो अपन बात कर लेंगे। धनुषकोटि से शुरू होकर ये मित्रों इसका अंत होता है श्रीलंका के मन्नार द्वीप में इसका अंत होता है। मन्नार द्वीप, मन्नार खाड़ी जो है आपने सुना होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसका अंत होता है श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर, इसका अंत होता है, ये आपको ध्यान रखना। और राम सेतु जो आपका है ये हमारे तमिलनाडु के रामेश्वर के पास स्थित है। तमिलनाडु रामेश्वर के पास स्थित है, रामेश्वर के समीप स्थित है, समीप स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे अपन बात करें, ये आपका इंडिया की एक मैं लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा माजरा इसका। ये आपका श्रीलंका है, यहाँ से ये इस प्रकार से राम सेतु शुरू है। भगवान राम ऐसे ही पत्थरों का, रामायण में जो उल्लेख मिलता है वो यही है कि एक पत्थरों का पुल बनाकर श्रीलंका तक पहुँचे थे, लंका तक पहुँचे थे। तो ये धनुषकोटि से शुरू होता है तमिलनाडु के रामेश्वर के पास से, और इसका अंत होता है श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर। तो इसका सही आंसर हो गया ए। क्लियर है प्रश्न आपका। अगला सवाल आपका है मेरे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। तो कौन सा प्राप्त करता है, जापान प्राप्त करता है, थाईलैंड प्राप्त करता है, म्यांमार प्राप्त करता है, इंडोनेशिया प्राप्त करता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शनों की अगर मैं बात करूं मेरे मित्रों तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड है, यह आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर है। थाईलैंड याद रखना है मेरे दोस्तों, ये जो थाईलैंड है अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3, कितना 2/3 2/3 की बात कर रहा हूं मित्रों, 2/3 चावल के व्यापार से धन प्राप्त करता है। चावल के व्यापार से धन प्राप्त करता है, 2/3 चावल के व्यापार से ये धन प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है। ये आपको याद रखना है मेरे मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है। थाईलैंड विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। ये कैसा है, सेकंड चावल निर्यातक देश है, दूसरा चावल निर्यातक देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड विश्व का दूसरा चावल निर्यातक देश है दोस्तों। थाईलैंड विश्व का दूसरा चावल निर्यातक देश है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो चावल की जो नस्ल है, यहाँ पे जो नस्ल है चावल की, या जो चावल की किस्में हैं, यहाँ पे कौन सा चावल सबसे ज़्यादा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पिनकाओ चावल सबसे ज़्यादा पैदा होता है, पिनकाओ चावल। थाईलैंड में पिनकाओ चावल सबसे ज़्यादा पैदा होता है। जैसे अपन उसको यहाँ पे बासमती बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे पिनकाओ है, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है थाईलैंड। क्लियर है मित्रों। अगला सवाल आपके सामने है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है।
कहवे की बात कर रहा है। कहवे का मतलब होता है कॉफ़ी। कोलंबिया है, ब्राज़ील है, भारत है, इंडोनेशिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब होगा ब्राज़ील। इसका सही जवाब ब्राज़ील होगा। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो इसका सही जवाब होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में कहवे का उत्पादन साओ पोलो से होता है। साओ पोलो से, ब्राज़ील के साओ पोलो से कहवे का उत्पादन होता है। पहली बात, या साओ पोलो से क्या होता है? कहवा। विश्व का सर्वाधिक कहवा ब्राज़ील के साओ पोलो से होता है। दूसरी बात, साओ पोलो से उत्पादित कहवे का जो निर्यात होता है, निर्यात, वो सैंटोस बंदरगाह से होता है। सैंटोस बंदरगाह से होता है। ब्राज़ील से उत्पादित कहवे का निर्यात सैंटोस बंदरगाह से होता है, इसलिए इसको कहवा पोर्ट भी कहते हैं। इस बंदरगाह को क्या बोला जाता है? कहवा पोर्ट। इस बंदरगाह को कहवा पोर्ट भी बोला जाता है। और याद रखना, साओ पोलो में जो बागान होते हैं कहवा के बागान, उन बागानों को फेजेंडा कहते हैं। साओ पोलो में जो बागान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फेजेंडा बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कोलंबिया में कहवे के जो बागान होते हैं उनको किनका कहते हैं? कोलंबिया में कहवे के जो बागान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? किनका। याद रखना है, कोलंबिया में कहवे के बागानों को क्या बोलते हैं? किनका बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला सवाल आपका है मेरे दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उद्योग दिए हुए हैं और एक तरफ आपको केंद्र दिए हुए हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, जूट। इधर दे रखा है मलजखंड, टुंडू, जेके नगर, भाटपाड़ा। कौन सी में क्या चीज पैदा होती है, इसको आपको देखना है मेरे मित्रों। उद्योग एक तरफ केंद्र। एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, जस्ता उद्योग, जूट उद्योग। एक तरफ दे रखा है मलजखंड, टुंडू, जेके नगर, भाटपाड़ा। अब आपको इसको सुमेलित करके आंसर देना है, तो सुमेलित करके आंसरों की अपन चर्चा करें। तो याद रखना, एल्यूमिनियम जो उद्योग है वो जेके नगर का है। जेके नगर का है, आपको याद रखना है। तांबा मलजखंड, ध्यान रखना है मेरे मित्रों, तांबा मलजखंड का है। जस्ता टुंडू, टुंडू, और जूट बच गया आपका भाटपाड़ा। याद रखना है, जूट बच गया भाटपाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है मित्रों? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो याद रखना, जो पश्चिम, थोड़ी व्याख्या कर दूं इसकी मैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पास, पश्चिमी बंगाल के आसनसोल जिला है वहाँ का। आसनसोल जिला के पास जेके नगर किसके लिए विख्यात है? एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए विख्यात है। एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए विख्यात है, यह आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और लेकिन अब इसी में अगर मैं बात करूं, यही पश्चिमी बंगाल का, ये पश्चिमी बंगाल का 24 परगना, पश्चिमी बंगाल का 24 परगना के मालपाड़ा, 24 परगना के, सॉरी, भाटपाड़ा जूट के उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ से क्या होता है? जूट। ये भी पश्चिमी बंगाल में 24 परगना जो आपका है, यहाँ से जूट का उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश के मलजखंड से, एमपी के मलजखंड से, एमपी के मलजखंड से एमपी के
मलज खंड से तांबा निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। एमपी के मलज खंड से क्या निकलता है? तांबा। ये आपको याद रखना है भाई, पूछा जा सकता है आपसे। और टुंडू से जस्ता निकलता है मित्रों, टुंडू। टुंडू से क्या निकलता है? जस्ता। और टुंडू भी कहाँ पड़ता है आपका? एमपी में। टुंडू भी कहाँ पड़ता है? मलज खंड मध्य प्रदेश में अवस्थित तांबे के लिए विख्यात है, और यहीं पर स्थित टुंडू जस्ते के लिए विख्यात है, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया आपका बी। क्लियर है? पश्चिमी बंगाल के आसनसोल के पास में जो जेके नगर है, एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए विख्यात है। वहीं पश्चिमी बंगाल का 24 परगना जो है आपके 24 परगना का भाटपाड़ा जूट उत्पादन के लिए विख्यात है। मध्य प्रदेश का मलज खंड तांबा के लिए, और यहीं का टुंडू जस्ते के उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। पुदुचेरी की है, चंडीगढ़ की है, दमन द्वीप की है, लक्षद्वीप की है। 2012 के अनुसार आपको देखना है। प्रश्न देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किसकी है? सबसे ज़्यादा किसकी है? तो याद रखना है, पुदुचेरी की है मित्रों 81.2%। पुदुचेरी की 81.2%, चंडीगढ़ की 81.4% आपको याद रखना है। दमन और द्वीप की अगर मैं बात करूं तो 79.6% है, यह आपको ध्यान रखना है। और लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो 88.2% है, 88.2% है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया आपका लक्षद्वीप। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो गया? लक्षद्वीप। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित देशों को उनकी नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय संयंत्र शक्ति संयंत्रों की संख्या, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है, और अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में, उनको व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर क्या होगा? समझ में आया ना? तो इस प्रकार अगर मैं देखता हूँ तो देखो, फर्स्ट नंबर पर अगर मैं बात करूँ आपका तो यूएसए। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? यूएसए। सबसे ज़्यादा यूएसए में है। यूएसए के बाद में संख्या की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस में है सबसे ज़्यादा नाभिकीय संयंत्र। फ्रांस के बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर जापान में है, और जापान के बाद में अपन बात करें तो फिर किस में है? रूस में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो नाभिकीय संयंत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है? यूएसए में है। यहाँ पे लगभग मान के चलो 103 के आसपास संयंत्र हैं। फ्रांस में अगर मैं बात करूं तो लगभग 58 के आसपास संयंत्र हैं। ये संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है नाभिकीय संयंत्रों की। तो इसका सही आंसर अगर आप देखोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये क्रम याद रखना है, यूएसए, फ्रांस, जापान, रूस। इन प्रश्नों से आपको ये सबक लेना है कि नेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। मित्रों, अगला सवाल आप लोगों के लिए है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। बेतार संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया प्रश्न को, थोड़ा सा घुमा दिया है इसको, ठीक है ना? बाकी प्रश्न बहुत बढ़िया है। सौरमंडल से, समताप मंडल से, आयन मंडल से, बहिर्मंडल से। तो याद रखना है आयनोस्फीयर। समझ में आया ना? आयनोस्फीयर। यहाँ से क्या होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तित होना, रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन होना, रेडियो तरंगों का परावर्तन होना, याद रखना है। बेतार संचार, अब देखो ये तार वाला संचार नहीं है, बेतार संचार है। अब इसको थोड़ा बेतार संचार कर दिया। यदि डायरेक्ट आपको देता कि निम्न में से कौन सी परत से
रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तो आप उम्मीद करता हूं कि सीधा सीधा आंसर दे सकते थे आयन मंडल, लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है मित्रों। आपको अगर डिटेल कोर्स मेरा पढ़ना है ज्योग्राफी का, कॉलेज लेक्चरर के लिए, स्कूल लेक्चरर के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मित्रों, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको तीनों कोर्स मिल रहा है। कॉलेज लेक्चर भी मिल रहा है, स्कूल लेक्चर भी मिल रहा है और नेट का भी मिल रहा है। साथ में इसी सब्सक्रिप्शन में पेपर फर्स्ट भी आपको अलग से कोई लेना नहीं पड़ेगा, और पेपर फर्स्ट में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से है ना पूरी यूनिट कंप्लीट सी करवाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। और मेरा लाइव टेस्ट चलता है 5 बजे नेट के सेक्शन में, तो आप क्लास ले सकते हैं। जो विद्यार्थी ज्योग्राफी का डिटेल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर के लिए, या फिर आप यूजीसी नेट के लिए, तो ये मेरा खुद का नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। आपको क्या डाउट हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया है। ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब्जेक्ट बढ़िया है। CSIR वाला भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ज्योग्राफी वाले जो विद्यार्थी हैं यूजीसी नेट के साथ साथ में CSIR वाला एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो अपने लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप दो तैयारी करो शिद्दत के साथ में बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो कैसे करना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोलोराडो एक तरफ नदी दी हुई है, एक तरफ डैम दिए हुए हैं। कोलोराडो रिवर है, दामोदर नदी है, नील नदी है, जाम्बेजी नदी है। अब इधर डैम दिए हुए हैं अश्वान बांध, करीबा बांध, पंचेत हिल बांध, हुवर बांध। अब आपको सुमेलित करना है कौन सा किसमें सही क्या है इसका। तो देखो अपन सुमेलित करते हैं इसको। सबसे पहले कोलोराडो नदी पर हुवर बांध है, यह आपको ध्यान रखना है। कोलोराडो नदी पर हुवर बांध है। दामोदर नदी की अगर मैं बात करूं पंचेत हिल बांध है। नील नदी की बात करूं मैं मित्रों तो इस पर असवान बांध है आपका। और जाम्बेजी नदी की बात करूं तो इस पर करीबा बांध बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखना है असवान बांध जो आपका है ये मिस्र में है। ये नील नदी पर कहाँ पे बना हुआ है, मिस्र में। असवान बांध आपका मिस्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ का सबसे बड़ा बांध है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बनाया हुआ है। जाम्बेजी में याद रखना है करीबा बांध जो आपके जाम्बेजी नदी में दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका यानी कि अफ्रीका जो है वहाँ पे है, ये आपको याद रखना है। पंचेत जो बांध है झारखंड में है, ये झारखंड में है। पंचेत बांध कहाँ पे है, झारखंड में, धनबाद जिले में है ये, धनबाद जिले में, धनबाद जिले में, धनबाद जिले में, धनबाद जिले में है मेरे दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, धनबाद जिले में है ये दामोदर नदी। और हुवर बांध आपका कहाँ पे है, यूएसए में, यूएसए में। ये हुवर बांध यूएसए में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे, ये भी अफ्रीका में ही है, ये भी अफ्रीका में ही है, आपको याद रखना है अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार के है ना। अब इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया डी। इसका सही करेक्ट आंसर हो गया डी आपका, ये आपको याद रखना है। मैंने यूजीसी नेट में ऐसे ही 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और करा रखे हैं, 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और करा रखे हैं, तो आप वो भी आपको देखने को मिलेंगे डिटेल कोर्स के साथ में। वहाँ भी आपको एक्सरसाइज के लिए 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, वो भी आपको मिलेगी। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। अगला सवाल आपका है मेरे मित्रों, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेट स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो प्रजातियां विलुप्त होती हैं उनको किस में सूचीबद्ध किया जाता है, तो याद रखना रेड डाटा बुक में किया जाता है, रेड डाटा बुक में। इसका सही आंसर क्या होगा, रेड डाटा बुक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसकी बात करूं थोड़ा सा, तो याद रखना है जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता,
जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण IUCN करती है और इस IUCN की स्थापना है ना, याद रखना है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इस IUCN का हेड ऑफिस, इसका हेड ऑफिस जो आपका है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है मेरे मित्रों। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, याद रखना है। और ये IUCN है ना, यही रेड डाटा बुक जारी करती है। यही रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है। बुक का प्रकाशन इसी ने किया। बुक का प्रकाशन कब किया? पहली बार 1969 में। रेड डाटा बुक का प्रकाशन पहली बार कब किया? 1969 में किया है। और इस रेड डाटा बुक में टोटल अगर मैं बात करूं तो 9 श्रेणियां हैं। इस रेड डाटा बुक में टोटल श्रेणियों की बात करूं तो टोटल कितनी श्रेणियां हैं इसमें? 9 श्रेणियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 9 श्रेणियां हैं। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। इस रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। 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 तो याद रखना है आपको, क्या है इसका सही आंसर? रेड डाटा बुक। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अगला सवाल आपका है मेरे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व बनाना, वानस्पतिक उद्यान बनाना, राष्ट्रीय पार्क बनाना, जंगली जंतु अभ्यारण्यों की स्थापना करना। तो याद रखना है, जो आपकी जैव विविधता है इसके संरक्षण की सबसे उत्तम जो तकनीक है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है जैव मंडल रिजर्व बनाना, बायोस्फीयर्स की स्थापना करना। अब याद रखना है, IUCN जो होती है, IUCN ये जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से करती है। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का क्या करती है? ये संरक्षण करती है। और ये संरक्षण करती है इसका 2 प्रकार से। कितने प्रकार से संरक्षण करती है? 2 प्रकार से। एक होता है स्व स्थान पर संरक्षण, एक होता है इसका बाहरी स्थान पर संरक्षण। बाहरी स्थान पर संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं जीन बैंक, बीज बैंक, वानस्पतिक उद्यान और एक आता है इसमें चिड़ियाघर। ये इसकी बाहरी स्थान पर संरक्षण की तकनीक है। यहाँ पे स्व स्थान पर नंबर 1 पर आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल रिजर्व आते हैं। नंबर 2 पे नेशनल पार्क आते हैं। नंबर 3 पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ये इसकी स्व स्थान पर संरक्षण की तकनीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल आपका है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक घटक गाय है, मोर है, बांध है, हरे पौधे हैं। तो सब बच्चे जानते हैं उत्पादक घटक हरे पौधे होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद। और ये हरे पौधे कैसे होते हैं? ये होते हैं स्वपोषी। क्या होते हैं ये? स्वपोषी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ये क्या है? आपके उपभोक्ता हैं। ये क्या है? ये उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक होता है? तो उत्पाद होते हैं हरे पौधे। इनको स्वपोषी बोला जाता है। इनके ऊपर उपभोक्ता निर्भर रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला सवाल आपका है मेरे दोस्तों,
एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक उसका रीज़न दिया हुआ है और आपको सही आंसर चुनना है। मरुस्थल ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। मरुस्थल ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करता है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें आपको आंसर देना है कि कौन सा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है क्या है। ऐसे प्रश्नों को आंसर देने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा सवाल आए तो बीच में आप एक वर्ड जोड़ के चेक करें, क्योंकि एक वर्ड जोड़ ले क्योंकि। यदि क्योंकि शब्द जोड़ने से अगर एक सार्थक सेंटेंस बनता है, सार्थक सेंटेंस बनता है, सार्थक वाक्य बन जाता है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य की पुष्टि कर देता है। सेकंड जो वाक्य होता है अगर वो फर्स्ट वाक्य की पुष्टि कर देता है तो आंसर होता है हमेशा ए। आंसर हमेशा क्या होता है, ए। अगर पुष्टि नहीं हो पाती है तो आंसर होता है दूसरा। और ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बी और सी भी हो सकता है। देखो, मरुस्थल ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं क्योंकि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करता है या करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो मरुस्थलों में देखो, एक तो हवा खूब चलती है, तो मरुस्थलों में कौन सी ऊर्जा की संभावना ज़्यादा होती है? एक तो सौर ऊर्जा की संभावना ज़्यादा होती है, एक यहाँ पे पवन ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आया ना? तो मरुस्थल ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं क्योंकि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से याद रखना है। सार्थक वाक्य निकलना चाहिए क्योंकि सब जोड़ने से। सेकंड, पहले की पुष्टि करता हो। तो इसने इसकी पुष्टि कर दी, इसने इसकी पुष्टि कर दी कि ऊर्जा के स्रोत क्यों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इसलिए हो सकते हैं कि 6 घंटों में सूर्य से इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं जितनी मानव जाति एक साल में उपभोग करता है। क्लियर है आपका? अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे आपस में कहाँ मिलते हैं? याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जिसकी बात कर रहा है ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हो गया, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हो गया, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हो गया। ये आपस में प्रतिच्छेदित कहाँ कर रहे हैं? तो इस स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं और इस स्थान का नाम है झांसी। भारत में ये आपस में कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं? अब देखो, ये इसकी बात कर रहा है। ये आपका उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हो गया, ये आपका पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हो गया। और जहां आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उसका नाम क्या है? झांसी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है मेरे मित्रों? झांसी। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे तो याद रखना है आपको। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, जिसको IST बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 87.5 डिग्री पूर्वी, 85.5, 84, 30, 82, 30। तो इसका तो सही जवाब है सीधा सीधा कौन सी होगी? 87.5 डिग्री है या 85 डिग्री है या 84 डिग्री है या कौन सी डिग्री है? तो आपको सही ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का IST समय है। भारत का IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, याद रखना है। भारत का IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा है। और ये कहाँ से गुजरती है? ये यूपी के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। इलाहाबाद नैनी यानी कि, और नैनी में भी याद रखना मिर्ज़ापुर।
मिर्ज़ापुर से। और ये भी पूछ लेता है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर गुजरती है 5 राज्यों से। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो याद रखना है, आपसे आईएसटी पूछे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, याद रखना है। और ये आईएसटी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पाल घाट आपका केरल में है। तो कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसका सही आंसर होगा ए, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है, याद रखना है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है मेरे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2006 में इसको व्यापार के लिए खोल दिया गया था। 2006 में नाथुला दर्रे को चीन के साथ में व्यापार के लिए खोल दिया गया था। ये इसका नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है और 2006 में भारत चीन को व्यापार के लिए इसको खोल दिया गया था, बीच में इसको बंद कर दिया गया था। बाकी सब सही सुमेलित है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू मित्रों, ये आज आपके प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार से व्याख्या के साथ में अपन एक सीरीज जो है आपकी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, मैं आपको हर मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें, ज्योग्राफी के पेपर सेकंड के। और आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ पढ़कर तो आप जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। आप सभी का दिन शुभ रहे, विश यू ऑल द बेस्ट।